हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जनरेट स्टेटमेंट। तो ये तीसरी फॉर्म है कॉन्करेंट कोड्स लिखने की। पहली हमने पढ़ी ऑपरेटर, दूसरा हमने पढ़ा व्हेन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल किया था ALU का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे जनरेट स्टेटमेंट के बारे में। तो जनरेट स्टेटमेंट सिमिलर टू लूप होता है। लूप स्टेटमेंट आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। इसको हम जनरली जनरेट को यूज़ करते हैं जब हम किसी सेक्शन ऑफ कोड को रिपीटेडली यूज़ कर रहे हों अपने कोडिंग में। ओके, सो इट अलाउज अ सेक्शन ऑफ कोड टू बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, thus creating several instances of same assignment। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें कि हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसकी रेगुलर फॉर्म है फॉर ऑब्लिक जनरेट कंस्ट्रक्ट। अभी देखेंगे आगे कैसे यूज़ करते हैं। एंड इरेगुलर फॉर्म इज इफ जनरेट कंस्ट्रक्ट। If generate can be nested inside for generate and the opposite can also be done। तो हम if generate के अंदर for generate लिख सकते हैं, for generate के अंदर if generate यूज कर सकते हैं। जब भी हम generate स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ये लेबल्ड होना चाहिए। अभी देखते हैं, जब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो generate must be labeled। तो देखिए, अगर मैं फॉर जनरेट जो कि रेगुलर फॉर्म है, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स है लेबल कोलन फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज। तो यहाँ आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, यहाँ आप रेंज डिक्लेयर करेंगे। जनरेट कॉन्करेंट असाइनमेंट, जो भी आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे। एंड देन एंड जनरेट। तो ये सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। लेबल फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज जनरेट, देन बीच में असाइनमेंट एंड जनरेट। अगर मैं इफ जनरेट को नेस्ट करूं इनसाइड फॉर जनरेट तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। लेबल डिफाइन करेंगे आप, तो यहाँ पर आप दो चीज़ों की नेस्टिंग कर रहे हैं, तो लेबल 1 लेबल 2 दोनों ही जनरेट के फॉर्म में, तो दोनों के लिए ही लेबल होना चाहिए। तो लेबल 1 फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज जनरेट, लेबल 2 इफ कंडीशन जनरेट। ओके, देन कंकरेंट असाइनमेंट, देन एंड जनरेट पहले इसके लिए और देन एंड जनरेट इसके लिए। तो आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आया होगा कि लिखना कैसे है। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसको। एक चीज हमें और याद रखनी है, वो ये कि जो भी हम यहाँ रेंज डिफाइन कर रहे हैं, ये जो हमारी रेंज है, ये रेंज हमारी डायनेमिक नहीं होनी चाहिए, मीन्स डिफाइंड होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ 0 to 7, तो ये स्टैटिक है कि मैंने ये रेंज डिफाइन कर दी कि ये 7 से आगे नहीं है। तो यहाँ कोई चॉइस नहीं है रेंज में, आपकी ये रेंज फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है रेंज लिमिट्स मस्ट बी स्टैटिक। ओके, तो अब देखिए, जो हम फॉर जनरेट का सिंटैक्स यूज कर रहे थे क्या था? फॉर आइडेंटिफायर इन रेंज जनरेट। सो फॉर आई आइडेंटिफायर इन रेंज 0 to 7। तो ये इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये स्टैटिक होना चाहिए। जनरेट, उसके बाद आपने ये एक्सप्रेशन लिखा। अभी समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये क्या चीज़ है। एंड देन आपने एंड जनरेट कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल वेक्टर शिफ्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर शिफ्टिंग मीन्स हम बिट्स को शिफ्ट करेंगे। देखिए, लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है, रो 0 में 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर आपने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो यहाँ पर एक बिट आ गई। देन अगेन लेफ्ट शिफ्ट किया, अगेन एक बिट को आप इंसर्ट कराएंगे 0, फिर शिफ्टिंग करी, फिर बिट इंसर्ट हुई, फिर शिफ्टिंग हुई, फिर बिट। तो यहाँ रो 0 से लेके रो 4 तक
आपने अपने नंबर ऑफ वंस जो भी थे, जो बिट थी आपकी, उनको आपने पोजीशंस उनकी चेंज करी। ओके, तो इसको हम फॉर जनरेट की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको वंस को शिफ्ट करना है जस्ट। चलिए, तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी, देन आपने एंटिटी डिक्लेयर करी। आप एक शिफ्टर बना रहे हैं तो आपने नाम दिया एंटिटी शिफ्टर इज पोर्ट इनपुट। इनपुट में आपकी वैल्यूज क्या हैं? देखिए, ये आपके इनपुट हैं 1 1 1 1 और ये स्टैटिक वैल्यूज हैं 0 0 0 0, जिनको आप इनके साथ ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं मतलब कंकैटिनेट कर रहे हैं। सो आपने इनपुट डिफाइन किया 4 बिट्स का, दैट इज 3 डाउन टू 0। सेलेक्ट इन इंटीजर रेंज 0 to 4। आउटपुट डिफाइन किया आउट स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0 एंड शिफ्टर। अब आपने शिफ्टर को एंड कर दिया, यानी आपने एंटिटी को एंड कर दिया। ओके, तो आप यहां बेसिकली कर क्या रहे हैं? चलिए अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सो आर्किटेक्चर शिफ्टर ऑफ शिफ्टर इज, यहां पे हमने एक एरे डिफाइन किया है। ओके, तो आप थोड़ा सोचिएगा कि हमने क्या डिफाइन किया है और क्यों डिफाइन किया है। देखिए, इससे पिछली स्लाइड में, चलिए यहीं से समझ लेते हैं। ये स्लाइड अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या बता रहा है? देखिए, ये एक एरे है 1D इंटू 1D। ओके, तो हमने एरे में पढ़ा था कि आपके जो 1D एरे हैं या जो सिंगल बिट्स हैं, उनके अलावा अगर आप 1D इंटू 1D या 2 डायमेंशनल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, रो 0 से रो 4 तक ये मूव कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 पोजीशंस इधर हैं और 8 पोजीशंस इधर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो रो 0 1 और कितने बिट की है? 8 बिट की। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो 0 कितने बिट की है? 8 बिट की। रो 1 कितने बिट की है? 8 बिट की। तो इस तरीके से कितनी रोज हैं? 0 से 4 तक। और हॉरिजॉन्टली कितने बिट्स की हैं? 8 बिट की। और वर्टिकली कितने की हैं? 5 0 to 4। सो 0 to 4 एंड 1 to 8, और यू कैन से 0 to 7। तो हम इसको यहाँ 0 to 7 ही लिख लेते हैं, 0 to 7। ओके, तो अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं। तो आपने नाम दिया, जो भी सिंटैक्स हमने पढ़ा था वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सब टाइप वेक्टर, एक वेक्टर ले रहे हैं हम जो किस टाइप का है? स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। ओके, सो ये वेक्टर किस चीज के लिए है? ये वेक्टर है इन बिट्स के लिए, इन 8 बिट्स के लिए, 7 डाउन टू 0। ओके, नाउ 7 डाउन टू 0 डिफाइन कर लिया आपने, एक वेक्टर बना लिया। अब ये वेक्टर कितना है? 0 to 4। तो आपने टाइप मैट्रिक्स इज एरे 4 डाउन टू 0, 0 1 2 3 4। so 4 डाउन टू 0, 5 बिट्स, 5 पोजीशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपने आप में क्या है? वेक्टर अपने आप में एक 8 बिट का वेक्टर है। तो आपने एक मैट्रिक्स बना ली जो कि एरे है 4 डाउन टू 0 और 7 डाउन टू 0। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। ओके, एक बार और समझते हैं। आपने पहले एक वेक्टर डिक्लेयर किया सिंपल एक लाइन के लिए 7 डाउन टू 0,
लेकिन ये 7 डाउन टू 0 का जो वेक्टर है ये कितनी और पोजीशंस पे है, अगर हम वर्टिकली बात करें तो 1 2 3 4 5, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो टाइप मैट्रिक्स इज एरे 4 डाउन टू 0 ऑफ वेक्टर, और वो वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर है 7 डाउन टू 0 का। अब आपने क्या किया, जैसे हम वहाँ क्या करते थे उसको सिग्नल में असाइन करते थे, तो ये जो मैट्रिक्स आपने डिफाइन करा है उसको आपने सिग्नल में असाइन कर दिया, तो सिग्नल रो मैट्रिक्स। तो अब जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, जो भी वैल्यूज चेंज होंगी वो किस में होंगी, रो में। तो यही रो आपने यहाँ पे लिखा है, ये जो रो आपने नोटेशन दिया है, रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, अब इन्हीं में आपकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो देखिए रो 0 पहले क्या है, रो 0 की वैल्यू क्या है, 4 0 0 0 0 0 और फिर 4 1, ये आपका इनपुट है। तो अगर मुझे ये 8 बिट का बनाना है रो 0 को, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे कुछ ऐसे। So row 0 is less than equal to 4 zeros and input. ओके, सो ये कंकैटिनेट हो जाएगा जब आउटपुट में आएगा 1 1 1 1, तो ये रो 0 की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर जनरेट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अभी तक तो सिंपल हम ये समझ रहे थे कि हमने ये मैट्रिक्स कैसे बनाई, ये 1D इंटू 1D एरे कैसे बनाया। अब हमें यहाँ जनरेट स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो देखिए क्या है, जब भी जनरेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो लेबल करना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ लेबल किया G1, तो G1 कोलन फॉर आइडेंटिफायर, ये देखिए दिस इज योर identifier, label for identifier in range generate for I in 1 to 4, तो ये आपकी रेंज है 1 to 4। जनरेट रो I, तो देखिए रो 0 आपने डिफाइन की, ओके, रो 0 आपने डिफाइन कर ली ऑलरेडी। कितनी रोज हैं, 0 1 2 3 4, तो रो 0 तो आपने खुद से डिफाइन करी, और आप चाह रहे हैं कि रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4 जनरेट हों आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके, सो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 जनरेट हों आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो आपने जनरेट स्टेटमेंट यूज किया। कंडीशन कहां से कहां तक ली, 1 to 4, और एक जनरलाइज आइडेंटिफायर यूज किया I। तो I उसकी रेंज 1 से 4 तक, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 वो जनरेट करे, और जो आप कंडीशन बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए आपकी कंडीशन क्या है, यह आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्करेंट असाइनमेंट जो आपका स्टेटमेंट है। अब देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट है रो I इज लेस देन इक्वल टू रो I माइनस 1 6 डाउन टू 0 एंड 0। फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, रो I इज लेस देन इक्वल टू रो I माइनस 1 6 डाउन टू 0 एंड 0। तो देखिए रो 0 मैंने डिफाइन कर रखा है, अब मुझे नेक्स्ट कौन सी रो निकालनी है, रो 1। ओके, सो G1 फॉर I इन 1 to 4 जनरेट, मैं यहां लिखता हूं रो 1, मुझे बनानी है रो 1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर, तो I कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 4 तक, तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो रो 1 इज लेस देन इक्वल टू रो I माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, रो 0 6 डाउन टू 0 6 डाउन टू 0 एंड 0। इतनी बात समझ में आ गई, इतना हम लिख सकते हैं ना।
अगर मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, क्योंकि लूप चल रहा है। कब तक चलेगा 4 तक। तो नेक्स्ट लाइन अगर मुझे लिखनी है तो क्या हो जाएगा रो 2 लेस देन इक्वल टू रो 2 माइनस 1 दैट इज रो 1 6 डाउन टू 0 एंड 0। रो 3 लेस देन इक्वल टू रो 2 6 डाउन टू 0 एंड 0। रो 4 लेस देन इक्वल टू रो 3 6 डाउन टू 0 एंड 0। और अगर इससे आगे होता तो आप उसको आगे कंटिन्यू करते रहते, मतलब वो ऑटोमेटिकली कंक्लूड होता रहता, और जैसे ही ये रेंज खत्म होती वो एंड जनरेट स्टेटमेंट हो जाता। तो आप समझते हैं रो 1 की वैल्यू क्या आएगी। रो 0 तो हमने ये लिख लिया, ओके, सो रो 0 तो ये आ गया। अब देखिए रो 0 कहां से कहां तक लेने हैं 6 डाउन टू 0, क्लियर, 6 डाउन टू 0 एंड 0। तो 6 डाउन टू 0 का मतलब कितना हुआ 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 डाउन टू 0 लेना है हमें। तो 6 डाउन टू 0 की वैल्यू है 0 0 0 1 1 1 1 एंड 0। कंकैटिनेट क्या करना है 0 कहाँ पे करना है एलएसबी पे। तो ये हो गया आपका 0 0 4 1 1 1 0। क्या हो गया ये रो 1। तो आइए इसकी वैल्यू चेक करते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको हटाते हैं, ओके, ऊपर लिख लेंगे रो की जो भी वैल्यू बनी है हमारी। तो जब हमने इसे सॉल्व किया और रो 1 की वैल्यू निकाली तो क्या बनी है रो 1 इज 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए अब रो 2 फाइंड आउट करते हैं। रो 2 क्या होगा, आगे की दोनों वैल्यूज आप खुद निकालेंगे, मैं एक वैल्यू और निकाल रहा हूं बस। रो 2 माइनस 1 1 6 डाउन टू 0 एंड 0। अब रो 1 को पढ़ना है, कहां से कहां तक पढ़ना है 6 डाउन टू 0। तो 0 1 2 3 4 5 6। तो यहां से यहां तक की वैल्यू लेनी है 0 0 1 1 1 1 0 और लास्ट में क्या ऐड करना है 0। तो ये बन गया आपका रो 2। देखते हैं रो 2 की वैल्यू यही है 0 0 1 1 1 1 0 0। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आप रो 3 और रो 4 की कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो कोड है ये जब आप इसको रन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये आपने इनपुट अप्लाई किया, एक एग्जांपल सॉल्व कर रखा है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, वो फॉर इनपुट 1 1 1 1 था। तो सपोज आपने यहाँ पे इनपुट ले रखा है 0 0 1 1, उसके लिए कंडीशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है रो 1 रो 0 की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी। एंड जनरेट किया, आपकी सारी रोज आ जाएंगी। देन आउटपुट p इज लेस देन इक्वल टू रो सेलेक्ट। अब ये रो सेलेक्ट का मतलब क्या है, ये सिलेक्ट वैल्यूज जो आप यहाँ दे रहे हैं, ओके। सो ये एग्जांपल है। अब आप यहाँ देखिए ये, तो ये सेलेक्ट जो आप 0 to 4 दे रहे हैं रेंज, वही सेलेक्ट यहाँ यूज किया गया है। तो रो 0, तो रो 0 तो आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, आपने डिजाइन किया कंकैटिनेट करके। तो आउटपुट p इज लेस देन इक्वल टू रो 0, ये वैल्यू आ गई। तो इस टाइम पे कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही। देखिए अगर आप 0 0 1 1 ले रहे हैं तो आउटपुट p आ जाएगा 4 0 और आपकी वैल्यूज जो भी आपने इनपुट पे दी हैं। तो सेलेक्ट इक्वल टू 0 पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, वैल्यू सीधे असाइन हो रही है। जब आप रो 1 ले रहे हैं तो रो 1 की वैल्यू क्या है रो 0 6 डाउन टू 0 एंड 0। तो एक शिफ्टिंग हो रही है जो मैंने आपको करके दिखाया अभी। जब रो 2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 शिफ्टिंग हो रही है टू द लेफ्ट साइड।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस वे में आपके 1 शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और जब आप रो 4 कैलकुलेट करेंगे अपने इनपुट के लिए जो हमने यहाँ पढ़ा था दिस वन, तो लास्ट में आपको 1 1 1 1 और 0 0 0 0 मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है कि आप इस 0 0 1 1 के लिए लास्ट में क्या आएगा आउटपुट, मीन्स रो 4 क्या बनेगी। जिस तरीके से यहाँ पे रो 4 बनी है तो ये रो 4 क्या बनेगी आपके इस 0 0 1 1 के लिए, ये आप कैलकुलेट करिएगा। तो आई होप आपको वेक्टर शिफ्टिंग का या बिट शिफ्टिंग का ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ये कोड समझ में आया होगा। आप इसे कोशिश करिएगा समझने की, एक बार खुद से फाइंड आउट करिएगा रो 1 रो 3 रो 4 रो 0 की वैल्यूज़ कैसे आई। तो ये एग्जाम्पल था आपका जनरेट स्टेटमेंट का, फॉर जनरेट। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।